बिटली मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने ना आप लोगों से एक सवाल पूछना था, वो ये कि आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा डीन की तरफ से कि मिड्स वगैरह जो हैं वो अब नहीं होंगे ऑन कैंपस और ये सारी बात। तो आप लोगों का ओपिनियन लेना था इस बारे में कि इस सिचुएशन को कैसे अब डील किया जाए। जी बेटे, आपकी क्या मुझे ज़रा थोड़ा बता दें कि क्या करना चाह रहे हैं आप, किस चीज़ को सोच रहे हैं, ताकि हम उसको फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। क्योंकि क्विज वाइज अभी हमने एक ही क्विज लिया, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट नॉट इनफ। तो क्या हम असाइनमेंट्स के ऊपर जाएं या क्विजेस को बढ़ाएं? असेसमेंट का क्या तरीका कार है जो आपको लगता है कि थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल भी है और उसमें चीटिंग का भी चांस कम है? तो व्हाट डू यू थिंक? थोड़ी अपनी ओपिनियन प्लीज बताएं इस बारे में। सर अगर असाइनमेंट्स होंगे तो वो किस तरीके के होंगे? बेटा, अगर आपको याद हो ना तो ये हमने कुछ तरीकाकार हमने तय किया था कि मिड हमारे जो है वो 5% का होगा, फाइनल 45% का होगा, जो क्विजेज होंगी वो 20% के होंगे, और हम लोगों ने कहा था कि असाइनमेंट्स को हम 10% का कर लेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें ना जो असाइनमेंट्स हैं उसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपको मैटलैब बेस्ड काम मैं दूं, जिसमें हम जो भी एंटेना के पैटर्न्स की इक्वेशंस वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें उन डिफरेंट इक्वेशंस को आप इम्प्लीमेंट करें और उनके प्लॉट्स देखें और उनके रेडिएशन पैटर्न्स को आप वेरीफाई करें ना। एक तो ये तरीकाकार है। मतलब दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं आपको यानी क्विजेस देना शुरू कर दूं, और समझे कि जिस तरह अभी हम अरे का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एक क्विज कर लें, लेकिन उसको हम थोड़ा यानी टाइम वाइज थोड़ा उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन रखें, जिसमें यानी थोड़ा टाइट हो ताकि चीटिंग का इम्कान थोड़ा कम हो उसमें। लेकिन जो भी कर लें उसमें आपकी ऑनेस्टी जो है वो सबसे ज़्यादा दरकार होगी, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे बता दीजिए। सर क्विज़ेस इतने ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि क्विज़ेस में चांसेस ज़्यादा होते हैं चीटिंग के। ठीक है। से मेरा भी असाइनमेंट्स कर कि लेते हैं। मैटलैब से असाइनमेंट्स बेटर है। अच्छा चलें, ठीक है। असाइनमेंट ज़्यादा सही है। चलें ठीक है बेटा, फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम असाइनमेंट्स कर लेते हैं, और लेकिन मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट हम 4 क्विजेज कर लें। लेकिन फिर उन क्विजेज को मैं मेनली एमसीक्यू बेस्ड, मुझे बता दें क्या, यानी अब आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसमें क्या ज़्यादा चीटिंग आसान है, एमसीक्यू बेस्ड में या जो दूसरा तरीकाकार है उसमें? सर जिसने करनी है वो तो दोनों में कर लेते हैं। तो सर इस वक्त एमसीक्यू कह नहीं बेस कह में सकते। ज़्यादा चीटिंग होती है और सर वो बिल्कुल एक ही आंसर होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आता। अच्छा यस सर। चलें ठीक है, फिर इस तरह से है। सही रहती है। अच्छा बेटा, फिर अब इस तरह से है कि वी वांट टू डू इन इफ यू वांट टू गो इन दैट थिंग कि हमें खाली असाइनमेंट्स करनी है, तो फिर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज के आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट्स एवरी वीक नाउ, क्योंकि आई थिंक दिस इज आवर 7th और 8th वीक आई गेस। ऐसे ही है? इज इट 8th वीक? और हाँ जी, 24 20 जी, ठीक हो गया, 8वां वीक है। तो सही है। एक एक क्लास हमारी नहीं हुई ना, कल की छुट्टी की वजह से।
तो ये हमारा 8वां वीक है और ठीक है, तो टू गो टिल फाइनल्स आई थिंक इट वुड बी देन 1 असाइनमेंट एवरी वीक, इस तरीके से होगा। इट वोंट बी लार्ज असाइनमेंट, प्रॉब्ली 30-40 मिनट्स आपके रिक्वायर करेगी या सर 20-30 मिनट। सर क्विज़ेज आप कह रहे हैं 4 लें तो थोड़े ज़्यादा कर लें ताकि बेस्ट ऑफ वाला हमारे पास ऑप्शन हो जाए। बेटा अभी कर लेते हैं। बेटा मैं आपके सामने खोलता हूँ, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि ये 25% नंबर 1, ये जो 25% आपके सामने आ रहे हैं ये हमें किसी चीज में ऐड करने हैं आप, ठीक हो गया? और क्विजेज ऑलरेडी 20% के थे और असाइनमेंट्स ऑलरेडी 10% की थी, ठीक है? तो अभी तक हमने कोई असाइनमेंट भी नहीं की और क्विज भी हमने एक किया, ठीक है? और तो असाइनमेंट इंडिविजुअल होंगी सर? जी असाइनमेंट इंडिविजुअल होंगी? जी जी इंडिविजुअल होंगी बेटा। ठीक है सर, ओके। ग्रुप असाइनमेंट का जो बेटा कोई सवाल ही नहीं है और ना ही उसका कोई फायदा है। तो बेटा मेरा पॉइंट ये है कि चलें ये 45 को अगर आप एक साइड पे रख दें तो 25 और 35 और चलें अगर हम अज्यूम करें कि जी 4 क्विज़ेस है अभी फिल वक्त, तो अभी तक हमने सिर्फ जो असेसमेंट किया दैट इज ओनली वर्थ ऑफ 5%, तो रेस्ट हमारे पास 45% को भी निकाल दें तो 50%, तो अभी हमारे पास 50% की असेसमेंट रहती है। तो आप मुझे बता दें उसके अंदर आप क्या क्या करना चाहते हैं, कितने क्विजेस, कितनी असाइनमेंट्स, क्योंकि हमारे पास अगर 8 हफ्ते हैं और अगर हम 8 चीज़ें करते हैं तो 50 मार्क्स में, ठीक है, 8 चीज़ें आई थिंक दे आर गुड इनफ। तो 1 टास्क एवरी वीक, इस तरह से हम चलेंगे फिर, ठीक है ना? सर ठीक ठीक है है, सर। पर एंड वाले जो एग्जाम्स वाले वीक होंगे उसे थोड़ा सा पहले हम ख़त्म कर लें ये वाला काम। जी ठीक है। आई एम सॉरी बेटा, ये पीछे आपको म्यूजिक आ रहा है थोड़ा आई गेस, तो मैं कहीं बाहर आया हूँ एक्चुअली, उधर इस्लामाबाद में नहीं है, बाहर से ही कहीं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा कल का मुझे बताइए, कल कुछ ये पता चला था कि 25 को परेड शिफ्ट हो गई है तो पिंडी इस्लामाबाद में छुट्टी है, तो हमारी क्लासेस का कैसे है? क्योंकि कल हमारी क्लास भी है, कल हमारी लैब भी है। सर अगर वो इंटरनेट कनेक्शन मतलब बंद ना कर दें, सर्विस बंद ना कर दे, फिर तो ऑनलाइन ही होनी है, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो सर्विस भी बंद कर दे जिस तरह पहले कर देते थे फिर तो मुश्किल है। चलो फिर इसकी हम कल देखेंगे, ठीक है? कल हमारा टाइम होता है 10 बजे, 10:30 बजे। 10:30। अच्छा इस तरह से है कि जो कल की लैब है ना ये ओपन एंडेड लैब है। ओपन एंडेड लैब में इस तरह से है कि उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक गाइडलाइन बताऊंगा कि हम किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है? उसका कोई मैनुअल नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन दूंगा, उसके बाद आपको एक सेट ऑफ टास्क दे दूंगा, अबाउट 2-3 आवर्स लॉन्ग वो टास्क होगा, तो आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट मुझे जमा करवानी होगी, ठीक है? तो इसको ओपन एंडेड लैब बोलते हैं। ये हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों ने पहले भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये की हुई होंगी ऑलरेडी, तो कल हम इस तरह से करेंगे, ठीक है? ओके गॉट इट। यस सर। सर आपकी आवाज चली गई थी। जी मैं कह रहा था कि कल जो हमारी क्लास होगी, जो लैब होगी वो ओपन एंडेड लैब होगी। ये हमारा एक तरीकाकार होता है, उसमें मैं आपको लैब की कोई डिमॉन्स्ट्रेशन आपको नहीं दूंगा, सिर्फ आपको एक सिंगल पेजर दूंगा, थोड़ी सी आपको उसकी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि आपने जो काम करना है वो कैसे करना है, और उसके अलावा आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे।
लेकिन वो आपने करना ऑन योर ओन है। बेसिक गाइडलाइन में आपको बता दूंगा कि वो टास्क कैसे होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओपन एंडेड लैब बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास यानी टास्क जो है वो थ्री फोर अबाउट 3 आवर्स वर्थ ही होगा, लेकिन जिस तरह आप एक हफ्ता लेते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट कराने में, तो आप इसी तरीके से जो है ना रिपोर्ट सबमिट कराएंगे एक हफ्ता लेके। लेकिन उसमें कोई मैनुअल नहीं होगा टू फॉलो थ्रू, आपको ज़्यादा खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। अच्छा बेटे, हम लोग तो ये सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई। तो पहला टास्क मैं अभी आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा जो हम डिस्कस करें। हम अरेज को पढ़ रहे थे और इसमें हमने अरे फैक्टर पढ़ लिया था, फेज्ड अरे पढ़ लिया था, और अब हम एन एलिमेंट अरे जो है उसकी डायरेक्टिविटी पढ़ना चाह रहे हैं। ये देखने के लिए कि एक नॉर्मल जो एंटेना है उसकी डायरेक्टिविटी में और अरे की डायरेक्टिविटी में क्या फ़र्क है, या वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हमने अरे फैक्टर का ये हमने उसका निकाला था, और अगर ये बताइए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इफ d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लैम्डा, तो he's converted this expression to this expression। इन दोनों में क्या फर्क है? सर साइन ऑफ थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो वो थीटा के इक्वल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये काम कर लिया, साइन ऑफ थीटा इफ वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर d की वैल्यू लैम्डा से बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हमने क्यों इस चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया, ये क्यों सेम एक्सप्रेशन है? सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगे हुए हैं n, तो वो वैल्यू बड़ी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं विच इज n, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, तो दैट्स व्हाई इसको हमने नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन जो बॉटम एक्सप्रेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी डायरेक्टिविटी होती है दैट इज व्हाट, सॉरी मेरा पॉइंटर लिख नहीं रहा अभी तक। चले, मेरे पॉइंटर को मसला हो गया। बहरहाल जी, हमें ये बात पता है कि डायरेक्टिविटी इज जनरली रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी इज रेडिएशन इंटेंसिटी ओवर रेडिएशन इंटेंसिटी का मैक्सिमम। तो ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि रेडिएशन इंटेंसिटी हमारी क्या है, ठीक है। तो अरे फैक्टर में हमें पता है रेडिएशन इंटेंसिटी इज जनरली द एक्सप्रेशन व्हिच कम्स फ्रॉम व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन थीटा या फाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिविटी हमारी एक डायरेक्शनल पैरामीटर है। तो अरे फैक्टर का अगर हम लेते हैं तो दिस इज नाउ साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म, व्हिच इज व्हाट, साइन थीटा की और थीटा की फॉर्म क्या होती है हमारे पास, क्या फंक्शन मैथमेटिकल बोलते हैं हम उसको, बेटा नहीं करें, क्या मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास? सिंक फंक्शन, ठीक है। तो साइन थीटा ओवर थीटा का फॉर्मेट जो है वो हमारा सिंक फंक्शन है। रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्टिविटी का हमारे पास ये रिलेशन है, और यहाँ से हम रेडिएटेड पावर भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी केम आउट टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ तक हम किस तरह से पहुंचे, हाउ डिड वी एंड अप फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज दिस?
सर इंटीग्रल लिया है हमने, इस चीज का इंटीग्रल ऑफ यू डी डी सॉलिड एंगल जो होता है sin थीटा d थीटा d फाई। जी, ठीक है। तो रेडिएशन इंटेंसिटी का आगे हमने इंटीग्रल लिया है। तो अच्छा, दिस इज ओके। फिर यहाँ से जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और इसमें हम पुरानी वैल्यूज डालते हैं, तो ओके, चेंज ऑफ वेरिएबल हमने कर लिया। तो बाय गोइंग विद ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशंस करके, वी गॉट टू फाइंड आउट कि हमारा जो रेडिएशन इंटेंसिटी है दैट इज पाई ओवर n टाइम्स के डी, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम हमारा कहाँ से निकलेगा, यू मैक्स हमारा क्या होगा? यू मैक्स सर हमारा क्या होगा ये जनाब? वाली वैल्यू थी, उसमें से हम फाइंड करेंगे कि थीटा की क्या वैल्यू है जिस पे। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है? सर 1 आई गेस। ठीक कल है, आफ्टर जो से सिंक, जो सिंक फंक्शन है, दिस इज अ सिंक फंक्शन, राइट? ठीक है। और सिंक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है, या ये जो z आर्गुमेंट है इसकी कौन सी वैल्यू होती है? क्यों जी, किस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है? सर 0 पे। हाँ जी बिल्कुल, साइन 0/0, ठीक है। तो 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो हमने जब डायरेक्टिविटी फाइंड आउट की तो हमारी डायरेक्टिविटी ये निकली, ठीक है, विच इज, अच्छा इसको फिर हमने यहाँ से इसमें कैसे कन्वर्ट कर लिया, 2nd/λ, इसमें हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया? सर k को रिप्लेस किया है 2 पाई एक ओवर तो लैम्डा। 2π/λ से। अब आप ये देखिए कि आपकी जो एक ब्रॉड साइड अरे है, अच्छा मैं इसको ब्रॉड साइड अरे क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चल गया कि ये ब्रॉड साइड अरे है? क्यों जनाब, ये ब्रॉड साइड अरे है, ये मुझे कैसे पता चल गया? को फेज हमने नहीं डाला इस वजह से। बेटा मुझे ये बताइए कि मैंने आपको क्या बताया कि सिंक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? 0 पे। 0 पे। तो ब्रॉड साइड अरे कौन सी अरे होती है? ब्रॉड साइड अरे कौन सी अरे होती है बेटा? एंटीना डायरेक्शन से प्रोबेबिलिटी इसका मैक्सिमम होता है। अगर आपके पास ये अरे है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, हमने जितना भी अभी अरे फैक्टर के एक्सप्रेशन डिटरमिन किया है दैट इज फॉर द अरे व्हिच इज अलाइंड अलोंग द z एक्सिस, ऐसे ही है, ठीक है। तो z एक्सिस के अलोंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यहाँ पे z एक्सिस, यहाँ पे थीटा क्या होता है? 0। 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीछे हमने गलत बात की, यहाँ पे बिकॉज इट इज अ साइन फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, ठीक है, हाँ जी, कॉस 0
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 बन जाता है। जी सर। जी अच्छा, चले, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। जनरली यस, ब्रॉड साइड अरे में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के ऊपर मैक्सिमम है, ठीक है। तो आई हैव टू फिगर आउट कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 के ऊपर होती है। साइन 0/0, चलें इसको आगे जाके देखते हैं। ओके, तो जो हमारे पास एक अरे है विच इज एट द मोमेंट इज ब्रॉड साइड अरे, इसमें हमारी जो डायरेक्टिविटी है इट इज डिपेंडिंग अपॉन 3 थिंग्स। वन इज इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एंटेना, ठीक है। एंड उसके अलावा इट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वेवलेंथ होगी और उतनी ज्यादा डायरेक्टिविटी होगी, ठीक है। डी से क्या मुराद है, जितनी ज्यादा स्पेसिंग होगी उतनी ज्यादा डायरेक्टिविटी होगी। लेकिन डी या ये स्पेसिंग जितनी ज्यादा होगी तो हमारे ऊपर क्या लिमिट है, अरे के लिए क्या लिमिट है हमारे पास? क्यों जी, अरे के ऊपर क्या लिमिट है हमारे पास? मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो सकती है, या किससे कम होनी चाहिए हमारे पास स्पेसिंग? लेस देन लैम्डा होनी चाहिए। जी, लेस देन लैम्डा होनी चाहिए, या एंड लैम्डा, हाँ जी, लैम्डा से कम होनी चाहिए स्पेसिंग, ठीक है। ओके, अब अगर हम लेंथ ऑफ द अरे की बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बजाय, तो जो टोटल लेंथ है, फिजिकल लेंथ, उसको हम डायरेक्टिविटी से इस वजह से एट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बाकी एंटेनाज होते हैं, जनरली जो डायरेक्शनल एंटेना है, जिसमें सबसे पॉपुलर कैंडिडेट हमारे पास डिश एंटेना है। तो डिश एंटेना की जो डायरेक्टिविटी है उसके फिजिकल अपर्चर पे या फिजिकल एरिया पे डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा उसका फिजिकल एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसकी डायरेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हमने रिफ्लेक्ट बैक अप करवाया है एल में, विच इज़ दी लेंथ ऑफ द अरे, ठीक है। तो इफ वी यूज दिस एक्सप्रेशन, और अब हम डायरेक्टिविटी अगर डिटरमिन करें इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द अरे, तो बाय डूइंग these approximations again directivity is now dependent upon two things. अब d भी हमारा insignificant हो गया, तो डायरेक्टिविटी will be directly proportional to the length of the array and inversely proportional to the wavelength, या again will dependent upon the frequency of the array itself as well. अच्छा जी, अब हम बात करें एंड फायर की, सॉरी, ब्रॉड साइड और एंड फायर में अगर आप याद करें तो हमने इस वजह से इसको एक्सप्रेशन को ब्रॉड साइड कहा है क्योंकि इफ यू रिमेंबर, जो अरे का, जो हमारे पास एक फेज्ड अरे है, उसका जो जेनेरिक एक्सप्रेशन है उसमें ये बीटा की वैल्यू भी आती है, ठीक है। सो वी नो कि जो एक ब्रॉड साइड अरे है उसमें बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0, लेकिन जो एक एंड फायर अरे है उसमें बीटा की वैल्यू इज ईदर प्लस के डी या माइनस के डी, ठीक है। तो दैट्स वाई इस एक्सप्रेशन को जब हम लेके चले हैं तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ ब्रॉड साइड अरे, ठीक है। अगर एंड फायर को देखें तो यहाँ पे इन्होंने अब उसकी वैल्यू को माइनस के डी लिया हुआ है, के डी को कॉमन ले लिया, अगेन जो ये साइन है, साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर लिया, उसी तरह से सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स किया। यहाँ पे अगर आप देखिए तो नाउ अगेन डायरेक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन अगेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, डी एंड लैम्डा, जो कि प्रीवियस था। अगर लेंथ की टर्म्स में देखें तो डायरेक्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, फ्रीक्वेंसी। लेकिन पिछले के केस में अगर आप देखिए तो फॉर द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टिविटी ऑफ एंड फायर अरे इज हायर, इज 4 टाइम्स, और यहाँ पे क्या थी 2 टाइम्स। तो एक्चुअली जो
एंड फायर अरे है उसकी डायरेक्टिविटी ट्वाइस है फॉर द सेम लेंथ या सेम साइज ऑफ द अरे एज अपोज टू अ ब्रॉड साइड अरे। ठीक है, ब्रॉड साइड अरे की डायरेक्टिविटी फॉर द सेम लेंथ इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अ एंड फायर अरे। ओके, दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में 6.3 6.4 लीनियर अरे ब्रॉड साइड यूनिफॉर्म और 10 एलिमेंट्स हैं, n की वैल्यू 10 है, सेपरेशन d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, डायरेक्टिविटी आपसे पूछी गई है कि वो आप डिटरमिन कीजिए। तो अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन आपके पास डायरेक्टिविटी डिटरमिन करने का ये है, अगर आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर लें तो इट इज 7 dB 6.99 dB। ठीक हो गया। वही काम अगर आप एंड फायर अरे के लिए करें तो द डायरेक्टिविटी इज ट्वाइस, यानी इससे 3 dB ज्यादा। तो यहाँ पे 7 dB है, तो फॉर एंड फायर अरे डायरेक्टिविटी इज 10 dB। इसको देखिए, वो आपको कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म लीनियर स्कैनिंग अरे आपने डिजाइन करनी है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम जो है of the array factor is at 30 degrees from the axis of the array, यानी theta is equal to 30 degrees, जिसका मतलब ये हुआ कि अगेन इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 0, तो 30 डिग्री वुड बी समवेयर ओवर हियर। तो he wants you to design an array जिसमें मैक्सिमम इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। Desired half power beamwidth is 2 degrees while spacing between elements is lambda by 4। तो यहाँ से आपको d उन्होंने दे दिया, इस 2 डिग्रीज को हम देखते हैं कि क्या इसकी कोई इफादियत है हमारे लिए या नहीं है फॉर द मोमेंट। अच्छा जी, डिटरमिन द एक्साइटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एम्पलीट्यूड एंड फेज, लेंथ ऑफ द अरे इन वेवलेंथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड डायरेक्टिविटी। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा काम है, क्या करेंगे इसको आप? व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इसमें? हाउ वुड यू प्रोसीड? डिटरमिन आपने करना है एम्पलीट्यूड एक्साइटेशन यूनिफॉर्म उन्होंने कहा है, डिटरमिन आपने करना है एक्साइटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एम्पलीट्यूड एंड फेज, लेंथ ऑफ द अरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड डायरेक्टिविटी। जी जनाब, क्या करेंगे? जी जनाब, क्या चीज, इन सारी चीजों में क्या चीज आप सबसे पहले डिटरमिन करना चाहेंगे? ये बात तो आप याद रखिए कि आपने अरे के लिए कोई भी काम करना हो तो द बेसिक स्टार्ट या जो एक काफी प्रोबेबल स्टार्ट है दैट इज ऑलवेज बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर अरे फैक्टर व्हिच इज kd cos थीटा प्लस बीटा। रफली आपका ज्यादा काम जो है वो इस एक्सप्रेशन से हो जाएगा, जो साई की वैल्यू है kd cos थीटा प्लस बीटा, इससे आपका काफी सारा काम हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक? ही इज आस्क्ड यू। चले बेटा, कोई तो इनपुट देना। अच्छा चले, सबसे पहले इस चीज के बारे में बताएं, ये चीज किस पे डिपेंडेंट होती है? जो 30 डिग्रीज का वो कह रहा है कि बीम की मेन बीम की डायरेक्शन 30 डिग्रीज पे होनी चाहिए, तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है? रेडिएशन इंटेंसिटी पे। नहीं बेटा, अरे के अंदर क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, हर एलिमेंट का एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है, हर एलिमेंट का फेज इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स के जो दरमियान में स्पेसिंग है वो इंपॉर्टेंट है,
और जो हमारा ये एक्सप्रेशन है के डी कॉस थीटा प्लस बीटा, इसके अंदर आप देखिए के आता है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, डी के अंदर आपकी डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, थीटा आपका एंगल होता है जिसमें आपका मैक्सिमम डायरेक्शन है, और बीटा आपका हर इंडिविजुअल एलिमेंट का फेज डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन दिस इज फॉर अ यूनिफॉर्म लीनियर अरे। तो अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, ये जो थीटा है अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें, या अगर हम ये चाहें कि हम अपनी बीम को 30 डिग्रीज के ऊपर पॉइंट करवाना चाहते हैं, तो क्या होगी हमारी पहली चीज, क्या होगी, हमें क्या डिटरमिन करना है? बेटा मुझे ये डिटरमिन करके बताएंगे ना आप। हमने क्या किया अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक एंड फायर अरे या एक ब्रॉड साइड अरे, इन दोनों में ये फर्क होता है कि जो ब्रॉड साइड अरे है उसमें बीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज होती है, जो एंड फायर होता है उसमें बीटा की वैल्यू प्लस के डी या माइनस के डी होती है। ये बीटा हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स का फेज डिफरेंस है, ठीक है। और बटलर मैट्रिक्स से या जो बीम स्विचिंग हमारा मैट्रिक्स होता है उससे हम यही काम करते हैं कि वी चेंज दिस वैल्यू ऑफ बीटा, एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन बाय चेंजिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा वी आर एबल टू स्कैन आवर बीम इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन। तो ये सारे काम हम उस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इफ यू लुक एट इट, व्हाट इज डिटरमिन्ड इज ही इज गोइंग टू, जो उसने आपको कहा है कि आप सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्साइटेशन बताइए, एम्पलीट्यूड और फेज, क्योंकि यूनिफॉर्म लीनियर अरे है, ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया यूनिफॉर्म लीनियर लेकिन स्कैनिंग अरे है, जिसका मतलब है कि उसमें बीम स्कैनिंग की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सारे के सारे जो करंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स में जो एम्पलीट्यूड होगा करंट का वो सेम होगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स के दरमियान में जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जो फेज डिफरेंस होगा, जो बीटा की वैल्यू होगी, वो हमें डिटरमिन करनी है, और जो बीटा है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस थीटा के ऊपर, ठीक है। एंड वी विल डिटरमिन बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन माइनस के डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर के की वैल्यू इज 2 पाई ओवर लैम्डा, डी की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी λ/4, डिजाइड जो थीटा की डायरेक्शन है दैट इज 30 डिग्रीज। तो यहाँ से आपको पता चला कि बीटा की जो वैल्यू है दैट शुड बी इधर -1.36 रेडियंस या -77.94, ठीक है। तो हर सर एलिमेंट में इतना फेज डिफरेंस होगा। जी बेटा। सर अगर पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टिविटी या तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी? बेटा अगर पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे तो ये -30 पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ओके, तो एक्साइटेशन तो हमें पता चल गई कि सारे एलिमेंट्स में एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 होगा, और जो वो है क्या नाम है हर एलिमेंट का जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो ये बीटा होगा। अगली चीज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमिन करने हैं जनाब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिटरमिन हो सकते हैं? एक चीज उसने आपको यहाँ पे दी हुई है, हाफ पावर बीम विड्थ उसने आपको कहा है कि जी 2 डिग्रीज होनी चाहिए। अगर इसका हमारे साथ, अगर इसका डायरेक्टिविटी के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो तो क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि एक यही और पैरामीटर है जो हमें गिवन है। क्यों बेटे, है कोई आपके ज़हन में ऐसी बात? लेट अस सी व्हाट डज ही से। ही सेज, इन्होंने कोई एक हमें ग्राफ बताया है जिसमें कोई रिलेशन है स्कैन एंगल का और हाफ पावर बीम विड्थ का, और उससे फिर ये कुछ अप्रोक्सीमेट लेंथ
डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी कि वो ग्राफ क्या है, और हम देखते हैं कि क्या बुक में कोई हमारे पास रिलेशन भी है ऐसा कि नहीं है। सिक्स कैसे जी, ये ग्राफ है जिसमें हाफ पावर बीमविड्थ इस तरफ है हमारे पास और अरे की लेंथ इस तरफ है। अब उन्होंने हमें कहा है 2 डिग्रीज, ठीक है, 2 डिग्रीज और ये हमारे पास डिफरेंट स्कैनिंग एंगल्स हैं। तो 30 डिग्रीज इज ओवर हियर, ये हमारे पास 30 डिग्रीज की लाइन है, तो दिस इज 2 डिग्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो लेंथ ऑफ अरे हमारे पास बनती है L प्लस डी ओवर लैम्डा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 50, ठीक है, L प्लस डी ओवर लैम्डा इज 50। तो यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू पुट कर दें तो वो लैम्डा से कैंसिल हो जाएगी, और हम यानी अगर हम एक इक्वेशन लिखें कि 50 इज इक्वल टू L प्लस डी ओवर लैम्डा और फिर हम d की वैल्यू पुट कर दें लैम्डा बाई 4, तो हमारे पास लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द अरे कैलकुलेट होके क्या आएगी, इक्वल टू 50 लैम्डा। L प्लस डी की वैल्यू इज 50 लैम्डा, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमारे पास लेंथ निकल आई, जब हमारे पास लेंथ निकल आई तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं, डायरेक्टिविटी डिटरमिन करनी है। डायरेक्टिविटी अगर हम डिटरमिन करेंगे तो लेंथ के साथ हमारे पास डायरेक्टिविटी का क्या एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड वी गो फॉर दिस एक्सप्रेशन या दिस एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू थिंक? इस एक्सप्रेशन पे जाएं या इस एक्सप्रेशन पे जाएं? कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें डायरेक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए? सर क्लोजर टू 0 है। क्लोजर टू 0 है तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? ऐसे ही है, जी सर। चलो वेरी गुड। हमें पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? अच्छा बेटा, उसके बाद हमें ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर अरे को ना भी देखें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है, नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास, लेकिन लेट अस नॉट गो देयर फॉर द मोमेंट। सिर्फ हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो अरे है उसमें फर्दर ऑन हम जो अरे का एक्सप्रेशन है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इवन नंबर अगर हमारे पास अरे के एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन डिफरेंट आ जाता है, और जो ऑड नंबर हैं उनके लिए हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखिए तो अब इन्होंने क्या किया है कि हर
जो एलिमेंट है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और अगर आप फेज की भी बात करें तो यहाँ पे एक बीटा आगे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक बीटा आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इज फॉर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स, तो ये, और जो 8 एलिमेंट्स है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 0 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, A1 A1 A2 A2 A3 A3, तो दोनों साइड पे सेम एलिमेंट। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जो एक एलिमेंट ओरिजिन पे होगा और बाकी सिमेट्रिक एलिमेंट्स ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, और जो ये एलिमेंट होगा जो यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल एलिमेंट है उसका कोफिशिएंट होगा 2 टाइम्स A1, ठीक है। ठीक है, ओके। जिस तरह हमारे पास लीनियर अरे होती है, इसी तरह हमारे पास प्लेनर अरे भी होती है। अगर आप देखें तो प्लेनर अरे क्या है, डिफरेंट लीनियर अरेज की आगे से एक फर्दर अरे है, ठीक है। तो हर अगर हम एलिमेंट को, हर अगर अरे को हम सेम सिंगल यूनिट कंसिडर करें तो हमने इन एलिमेंट्स की आगे फर्दर ऑन अरे बनाई है इस साइड, ठीक है। तो अब एक साइड पे तो ये एंगल थीटा की तरफ वेरी हो रहा था, लेकिन दूसरी साइड पे ये एंगल फाई की तरफ वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को जब आप इस तरह से वेरी करेंगे तो अब आपका जो अरे फैक्टर आगे से निकलेगा वो फाई की फॉर्म में निकलेगा, और जो प्लेनर अरे है उसमें 2 डायमेंशनल आपके पास अरे फैक्टर होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इफ यू मूव अलोंग थीटा, यानी अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी आपकी बीम की डायरेक्शन चेंज होगी, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी आपकी बीम की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है। नाउ चेंजेस इन बोथ डायरेक्शंस। जो यूनिफॉर्म लीनियर अरे थी, चेंज वाज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसको आपने कुछ करना नहीं है, आपका जो काम है, जो इस वीक का टास्क है आपका, ठीक है, उसमें आपने ये काम करना है। आपने इसमें से ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने एक 1 डायमेंशनल यूनिफॉर्म लीनियर अरे आपने बनानी है, ठीक है। 12 एलिमेंट्स की बना लें, और आपने ये काम करना है कि उसकी बीम को आपने स्कैन करना है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये बीम स्कैनिंग अरे होनी चाहिए आपकी। इस अरे बनाने के लिए आप मैक्सिमम आप मिनिमम आप 12 एलिमेंट्स तक रहिए, उससे आगे भी मजीद एलिमेंट्स आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हर बंदा अपनी मर्जी से चूज कर ले कि कितने करना चाहता है, एक बार। और दूसरा ये काम भी आप करिए कि हर बंदा जो बीम स्कैनिंग की जो रेंज है वो भी आप फिर देखिए या डिटरमिन करके देखिए कि आप किस एंगल से लेके किस एंगल तक अपनी बीम को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ -30 से +30 तक आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, या -40 से +40। तो ये दोनों चीज़ें हर बंदा अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। और तीसरी चीज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्कैनिंग रेंज, ठीक है। तो ये आपका इस हफ्ते का टास्क है। इसके लिए आप टाइम लीजिए, और इसमें करना आपने सिर्फ ये है कि आपने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू चूज you have to implement this equation, ठीक है। if you choose even number of elements so then it would be this one, if you choose odd number of elements then it would be this one, ठीक है। जो सारे के सारे coefficients होंगे, जो a's होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। तो बेशक ये जो a n है इसको आप अगर चाहें तो आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करना है आप लोगों ने। तो अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज विल क्लोज। सर जी बेटा बताइए।
सर बेसिकली हमने ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करके इनकी बीम्स आपको शो करवानी है कि उनकी जी जी बिल्कुल ऐसी है। आप रेडिएशन मुझे, हाँ जी, आप मुझे जो चीज़ जमा करवाएंगे वो मैटलैब का कोड होगा, ठीक है, और साथ में आपका जो एक प्लॉट होगा, ठीक है। तो कोड से मुझे कोड देख के ये अंदाजा होगा कि किसने जो है वो कोडिंग खुद से की और किसने बस डायरेक्टली दूसरे का कोड लेके पैरामीटर्स चेंज कर लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपने मुझे कोड अपना देना है और साथ में जो प्लॉट आएगा वो आपने देना है। अगर आप खाली कोड भी दे दें तो दैट इज गुड इनफ, मैं उसको रन करके देख लूंगा। लेकिन आप बेहतर है कि कोड और प्लॉट एक सफ़े पे दोनों डाल के मुझे दे दीजिए। ठीक है। सर मेरा असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल नहीं है, मैंने आपसे जनरली बोलना था कि सर आपने प्रेजेंटेशंस का कहा था अपलोड कर दूंगा। बेटा मैंने कर दी है, मैंने कर दी हुई है पहले चेक ये। की थी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्टॉप करने दीजिए। आप इसके जेनेरिक में जाएंगे ना एंटेना EE16 में, तो उसमें जो ये फाइल उसमें लेक्चर्स आपको फाइल्स मिल जाएंगी। वायर एंटेनास भी मैंने डाल दिए और एरे एंटेनास भी डाल दिए। ठीक है बेटा। जी सर ठीक है, थैंक यू। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।